हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अरविंद फौजदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स वन शॉट के बारे में। जेनेटिक्स का कंप्लीट रिवीजन अपन करने वाले हैं कि जेनेटिक्स में हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है और हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, या फिर हमको कौन कौन सी चीजों को याद रखना है। अगर हम बात करें आरपीएससी सेकंड ग्रेड पर, तो यहां पर हम देख सकते हैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर जो जेनेटिक्स है, ये आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर है। 11 12th लेवल पर आपको ये वाली जेनेटिक्स पढ़नी है, और जो ग्रेजुएशन पार्ट में दे रखा है वो आपका ये वाला पार्ट दे रखा है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां पर काफी प्यारे तरीके से ये फील हो रहा होगा कि हमको 11 12th लेवल पर कौन सा पार्ट पढ़ना है और हमको यहां पर ग्रेजुएशन वाले पार्ट पर कौन सा पार्ट पढ़ना है। जैसे मैं बात करूं जेनेटिक्स में 11 12th पे हमें मेंडेलियन वर्क को पढ़ना है। अब मेंडेलियन वर्क में आपका क्या आ जाएगा, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड आ जाएंगे। मेंडलिज्म को पढ़ना है, मेंडलिज्म से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें हैं, जैसे कि आप मान चलो अपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस हो गया है ना, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक, तो वो वाली जो सब चीज आ जाती हैं वो मेंडलिज्म में आ जाती हैं। ब्लड ग्रुप हो गया और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए। क्या हो गया? जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है, ओके जी। देन उसके बाद अगर अपन देखते हैं जेनेटिक्स में, अगर ग्रेजुएशन पार्ट में, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। कहीं ना कहीं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, ये देखिए आपने आरपीएससी ने अपने जेनेटिक्स में रख रखा है, वरना ये मॉलिक्यूलर का पार्ट होता है। ठीक है ना, किसका होता है? मॉलिक्यूलर का। अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, अब देखो अक्सर स्टूडेंट यहां पर देखेगा तो उसको लगेगा कि सर इसमें लिंकेज कहां पर है, इसमें लिंकेज कहां पर है। अब तुम देखिए यहां पर लिंकेज आपको दिख रही है संलग्नता, तो संलग्नता आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। ये रहा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये कहना चाह रहा है कहीं ना कहीं लिंकेज के बारे में बात करेगा। ये कर रहा है मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस को आप बोलते हो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या कहते हो? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद म्यूटेशन है और क्रोमोसोमल अबेरेशंस यानी गुणसूत्रीय विकार हैं। ठीक है, यहां आनुवांशिक विकार हैं, इधर गुणसूत्रीय विकार हैं। उत्परिवर्तन है, ये ग्रेजुएशन पार्ट के अंदर है। तो आप सभी लोग एक बार ये बात का कमेंट करें कि हमको 11 12th लेवल पर जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है और ग्रेजुएशन लेवल पर जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? क्या अपन स्टार्ट करें? अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन जेनेटिक्स को। तो एक बार आप लोग कमेंट करें सर ऑल क्लियर, तो क्लियर, तो फिर हम आगे बात करते हैं। और अगर इस क्लास को कोई भी स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी के लिए देखना चाहता है तो बिल्कुल देख सकता है। ठीक है ना, कोई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट देखना चाहता है तो बिल्कुल देख सकता है, या कोई फिर एमपी लेक्चरर या यूके लेक्चरर्स के लिए भी कोई देखना चाहता है तो बिल्कुल देख सकता है इस क्लास को। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो जेनेटिक्स है वो लगभग लगभग कंप्लीट जेनेटिक्स है, जो कि यहां पर आपके लिए हेल्प करेगी। चलो जी, ऑल क्लियर? बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया सभी। चलो जी, चलो चलो, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। और बहुत ही प्यारे तरीके से हनुमान जी का नाम लेकर के भाई स्टार्ट कर दो, करें? तो एक बार सभी लोग बोलेंगे, बोलो बजरंगबली की जय। चलो, तो देखिए अगर हम यहां पर आज बात करते हैं, आज बजरंगबली का दिन भी है, सभी जगह हनुमान जी का पूजा पाठ चल रही है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं मेंडेलियन वर्क की, तो मुझे लगता है कि अगर हम ये वाली बात यहां पे करें कि भाई मेंडल के बारे में बताओ, तो मुझे लगता है कि हमको ये बहुत सिंपल हो जाएगा। हम इस क्लास में ऐसे नहीं पढ़ेंगे मेंडल का जन्म कहां हुआ। हम ये कह रहे हैं कि ये रैपिड रिवीजन है। रैपिड रिवीजन का मतलब है कि हमें काम काम की चीजें ध्यान रखनी है ना। अब मैं यहां पर ये नहीं बताऊंगा कि भैया मेंडल का जन्म ये हुआ, मेंडल की वाइफ का नाम ये था, बच्चों का नाम ये था, उसने गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि ये 8th 9th 10th क्लास का बच्चा भी बता देता है कि उसने पाइसम सेटाइवम उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए थे। तो मैं यहां से आपको यह बताना चाहता हूं कि मेंडल की दो तकनीक थी। कितनी तकनीक थी? दो तकनीक थी। तो मैं डायरेक्ट जो बात करूंगा वो आपसे चीजें फॉरवर्ड करूंगा। तो मेंडल की कितनी तकनीक थी? दो तकनीक थी। अब दो तकनीक में कौन कौन सी थी? पहली जो तकनीक थी उसका नाम था एमेस्कुलेशन।
एवेस्कुलेशन, एवेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? विपुंसन। क्या होता है? विपुंसन। क्या होता है भैया? विपुंसन। ठीक है ना। दूसरी थी बैगिंग थी, कौन सी थी? बैगिंग। बैगिंग जिसे अपन थैलीकरण या बोरावस्तरण कहते हैं। ठीक है। अब विपुंसन क्या है? तो ध्यान रखना, विपुंसन के अंतर्गत आपको पता है विपुंसन के अंतर्गत क्या होता है साथियों? विपुंसन के अंतर्गत परागकोश को मैच्योर होने से पहले ही, एंथर को मैच्योर होने से पहले ही चिमटी या कैंची की सहायता से काटकर अलग कर देते हैं। तो इसका यूज किस में किया जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा, विपुंसन का यूज क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए किया जाता है। मतलब फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर था, द्विलिंगी पुष्प था, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प। तो द्विलिंगी पुष्प के अंदर भी क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए किसका यूज किया जाता है? विपुंसन का, पर परागण कराने के लिए। ठीक है भैया। अब थैलीकरण या बैगिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे थैलीकरण या बैगिंग का इस्तेमाल पर परागण के लिए ही करते, नहीं, इसका इस्तेमाल इच्छा के अनुसार पर परागण के लिए करते हैं। तो इच्छानुसार पर परागण, इच्छानुसार पॉलिनेशन कराने के लिए, डिजायर्ड पॉलिनेशन कराने के लिए। मान के चलो इसमें क्या करेंगे, जो एमेस्कुलेटेड फ्लावर था, विपुंसित पुष्प को कपड़ा या पॉलीथीन से ढक देते हैं, कपड़ा या पॉलीथीन से ढक देते हैं, ढक देते हैं। ठीक है ना। और जब उनके पास अच्छी क्वालिटी के पॉलिन ग्रेन्स होंगे, परागकण होंगे, तो वर्तिकाग्र के ऊपर उनका छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि डिजायर्ड पॉलिनेशन, इच्छा के अनुसार पर परागण कराने के लिए थैलीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में, द्विलिंगी पुष्प में अगर पर परागण कराना है तो एमेस्कुलेशन, विपुंसन करा सकते हैं। याद रखना, मैच्योर होने से पहले, मैं बार बार कह रहा हूं, मैच्योर होने से पहले काटेंगे, होने से पहले काट देंगे। अगर मैच्योर हो गया परागकोश एंथर, तो फिर परागकण चले ही जाएंगे उधर। ठीक है। तो एक बार मुझे ये लोग, आप लोग बताइए, क्या मेंडल की तकनीक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको? क्या मेंडल की तकनीक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको? बताइए। टेक्निक्स ऑफ मेंडल क्लियर हुआ भैया? टेक्निक्स ऑफ मेंडल क्लियर हुआ भैया? जल्दी से एक बार फटाफट फटाफट कमेंट करते चलिए। मेंडल की दोनों तकनीक और क्वेश्चन क्या बनेगा? तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, इसका यूज पूछेगा, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन बनेंगे यहां से। ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो मैं यहां पर देखता हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब एकल संकरण, एकल संकरण। तो एकल संकरण में पहली बात, फिनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप होता है 3:1, जीनोटाइप होता है 1:2:1। एकल संकरण के रिजल्ट क्या क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। रिजल्ट हम लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि मेंडल के 3 नियम होते हैं, हम सभी लोग आसानी से कह देते हैं मेंडल के 3 नियम होते हैं, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविभजन का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। लेकिन याद रखना, मेंडल का एक भी नियम नहीं था। जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हैं, मेंडल का एक भी नियम नहीं था। तो ये जो आप पढ़ रहे हो, ये आप इस तरीके से ना पढ़ के इसको ऐसे पढ़ना है कि मेंडल के तो केवल निष्कर्ष थे, निष्कर्षों को नियमों का रूप कार्ल कोरेंस नाम के वैज्ञानिक ने दिया। तो मेंडल के केवल कंक्लूजन्स थे, लेकिन जो लॉ थे वो कोरेंस नाम के साइंटिस्ट के थे। किसके थे? कोरेंस नाम के साइंटिस्ट थे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? एकल संकरण, मतलब जब एक लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया जाता है, जब एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराते हैं। अब एक लक्षण को लेकर के अगर क्रॉस कराओगे तो उसे एकल संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहोगे। अगर दो लक्षण को लेकर के क्रॉस कराओगे तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहोगे, द्विव संकरण कहोगे। तो भैया बहुत सिंपल सी बात क्लियर हो गई कि एक लक्षण को लेकर के, जैसे पौधे की लंबाई, लंबापन और बौनापन,
एक लंबा पौधा था, एक बौना पौधा था, दोनों के बीच क्रॉस करा दिया तो उसे बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का मतलब क्या है, मतलब कितने लंबे पौधे दिखाई दे रहे थे, 3, और बौने पौधे कितने दिखाई दिए, 1। जीनोटाइप, जीनोटाइप में आप क्या करते हो, शुद्ध अशुद्ध चेक करते हो, शुद्ध अशुद्ध। हाँ जी भैया, क्लियर। शुद्ध अशुद्ध मतलब शुद्ध लंबे कितने थे, 1, अशुद्ध लंबे कितने थे, 2, शुद्ध बौना कितना था, 1। तो इसका मतलब सर ये तो बहुत सिंपल तरीके से बता दिया आपने कि जब हम प्योर और इम्प्योर के बारे में बात करेंगे तो हम जीनोटाइप बोलते हैं उसको, जिसमें हम केवल एक्सटर्नल देखेंगे, हाँ भैया बस लंबा है, हमें नहीं पता शुद्ध लंबा है या अशुद्ध लंबा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है ना। तो एकल संकरण होता कैसे है, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसका क्रॉस किससे कराया, स्मॉल टी, स्मॉल टी चीज, ये लंबा है, ये बौना है, अब यहां से युग्मक आया कैपिटल टी, यहां से युग्मक आया स्मॉल टी, और दोनों ने क्रॉस करके बना दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपकी कौन सी पीढ़ी आ गई, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में क्या करा दिया आपने, स्वपरागण, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का गुणा कैपिटल टी स्मॉल टी से ही कर दिया आपने, स्वपरागण। तो भैया पहला क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर दूसरा क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर तीसरा क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर चौथा क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। हमेशा याद रखना, एक ही, हमेशा याद रखना एक ही लक्षण का कभी भी स्मॉल लेटर आगे नहीं आएगा, कभी भी ऐसा केस नहीं हो सकता, ऐसा याद रखना। लेकिन लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि स्मॉल आर है ना, और कैपिटल वाई, मतलब अब लक्षण अलग अलग हो गया तो स्मॉल आगे आ सकता है, लेकिन एक ही लक्षण के अंदर स्मॉल आगे नहीं आ सकता। तो इस हिसाब से आपने कहा जीनोटाइप 1 2 1, तो देखो ये अकेला है 1, ये दो एक जैसे 2, ये अकेला है 1, तो 1:2:1। हालांकि ये इतनी छोटी चीज है, मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं आपको पता ही नहीं, ये रिवीजन में थोड़ी पढ़ाई जाएगी ये चीज। चलो कोई नहीं, फिर भी मैंने बता दिया, हो सकता है कोई मैथ का स्टूडेंट अगर सेकंड ग्रेड दे रहा हो तो उसके लिए बहुत जरूरी था। ठीक है। तो अब इसके रिजल्ट क्या थे भाई एकल संकरण के, ये हमारे लिए जरूरी है, रिजल्ट क्या था, तो रिजल्ट निकले, एक तो निकला प्रभाविता का नियम, क्या निकला, प्रभाविता का नियम। अब फिर मैंने नियम लिख दिया, लेकिन हकीकत क्या है कि ये प्रभाविता का निष्कर्ष, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और एक था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, या इसी को ही बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। लॉ ऑफ प्योरिटीज ऑफ गैमीट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसे ही बोलते हैं विसंयोजन का नियम। इसका कोई अपवाद नहीं है। प्रभावता के नियम के दो अपवाद हैं, एक है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता अपवाद है, और एक सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। सह प्रभावता और अपूर्ण प्रभावता, ये दोनों अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। थैंक्स सर, हम मैथ वालों का दर्द समझने के लिए। अब देखो यार एक बात होता, मुझे तो ये सब चीज आती है, अब मेरी 2 ही मिनट तो एक्स्ट्रा गई, लेकिन अगर मैंने ऐसे पढ़ा दिया कि जैसे मान के चलो इसको कोई बिल्कुल अनजान पढ़ रहा है, तो आप समझिए मैं रैपिड रिवीजन बैच के अंदर भी ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो क्या, तो आप चिंता ना करो, है ना। तो अब ये प्रभावता का नियम जहां पर फेल हो जाएगा, ये प्रभावता का नियम जहां पर फेल हो जाएगा वो इसके अपवाद होंगे। तो बताओ अगर तुमसे कोई पूछ ले, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए, क्वेश्चन हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावता का नियम। तो प्रभावता का नियम
के एक्सेप्शन बताओ, एक्सेप्शन यानी अपवाद बताओ। लो भैया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पढ़ा रहा हूं, दोनों के लिए पढ़ा रहा हूं। तो अपवाद के आंसर क्या आ जाएंगे? दो आंसर आ जाएंगे। एक आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक आ जाएगा कोडोमिनेंस। ठीक है भैया, मतलब सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। समझ रहे? अब तुम एक बहुत अच्छे से बात समझना, ये प्रभावता का नियम क्या था? प्रभावता का नियम ये था कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच आपने क्रॉस कराया, तो प्रथम पीढ़ी में दोनों ही कारक थे, कैपिटल टी भी था स्मॉल टी भी था, लेकिन फिर भी इस कैपिटल टी की ज्यादा चली, इसी का वर्चस्व ज्यादा है। भाई स्मॉल टी भी है इसमें, तो ये बौना है, ये लंबा है। लेकिन अगर पहली पीढ़ी में देखें, F1 पीढ़ी में देखें, तो कैसे पौधे हम काउंट कर रहे हैं? लंबे। इसका मतलब किसकी चली? कैपिटल टी की चली। इसी को ही प्रभावता का नियम कहते हैं। अगर इस कैपिटल टी की नहीं चले और दोनों की साथ साथ चले, दोनों की साथ साथ चले, तो ये हो गया सह प्रभाविता। और अगर इस कैपिटल टी की नहीं चले, तो फिर ये अपूर्ण प्रभाविता हो गई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बात है सर। और अगर इसकी चले चले तो फिर ये क्या हो गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। भाई वाह, अरे गुरुजी मजा डाल दिया। दोबारा बताओ, अगर इस कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही हैं F1 पीढ़ी में, इस कैपिटल टी की चल रही है, तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लेकिन अगर इस कैपिटल टी की नहीं चलेगी, तो हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और अगर दोनों की बराबर चल रही है, तो हम कहेंगे कोडोमिनेंस है। तो भैया इसका मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस दो टाइप से फेल हो सकता है, या तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। देखो नाम से क्लियर है, अपूर्ण प्रभाविता मतलब पूरी तरह प्रभावी नहीं है, सह प्रभाविता मतलब साथ साथ प्रभावी है दोनों। कमेंट करने में कुछ जा रहा है क्या? टीचर तुम बनोगे, नौकरी तुम्हारी लगेगी, पैसा तुम्हें मिलेंगे, नाम तुम्हारा होगा, समाज में नाम तुम्हारा होगा, शादी विवाह तुम्हारे होंगे। तो कमेंट तो कर दो बस कि हां जी क्लियर हो गया है? भाई पानी पी लें अपन तो है। ये तो क्या है, ये मतलब ही है, ये तो आराम से लाइब्रेरी में बैठे होंगे 10-10 रोटियों को खा के आराम से। इनका क्या है ना? खाना खाया ही नहीं, खाना खा के नहीं आए सर। अरे तुम क्यों झूठ बोलते हो? एक एक लड़ामनी भर लेते हो, इतनी बड़ी बड़ी एक एक टिफिन भर लेते हो, इतना बड़ा बड़ा है। पढ़ाई बाद में होगी, पहले हम तो आहार नाल को पूरा भर लेंगे, आहार नाल को पूरा भर लेते हैं। चलो ठीक है भैया, तो इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस। अब तुम एक और बात सुनो, सीधी सी बात है, इसका जो अनुपात आएगा वो भी 1:2:1।
इसका भी 1:2:1। मैं डायरेक्ट बात करूंगा, तो मैं इधर उधर नहीं लेके जा रहा मैं। अब अपूर्ण प्रभावता के बारे में कार्ल कोरेंस ने बताया। किसने बताया? कार्ल कोरेंस ने। इसने क्या बताया, बस इतना सुन लेना। इसने कहा कि मिराबिलिस जलापा के अंदर, मिराबिलिस जलापा प्लांट था, है ना, पादप में खोज की थी इसने। अब इसको ही बोलते हैं 4 o'clock प्लांट, 4 बज गए, इसी का दूसरा नाम है। मिराबिलिस जलापा पौधे का ही दूसरा नाम है 4 o'clock प्लांट, 4 बज गए। इस मिराबिलिस जलापा के जो पुष्प थे वो कैसे थे? लाल थे, लाल, और कैसे थे? सफेद थे। लाल और सफेद थे। भाई ये तो लाल है, ये सफेद है, इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो तुम बताओ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे पौधे आपके पास F1 पीडी में आना चाहिए? चलो बताओ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावता के नियम के अनुसार तुम्हारे पास कैसे पौधे आने चाहिए? ये भाई कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराया तो लंबे आए, जब लाल और सफेद के बीच क्रॉस करा रहे हैं तो कैसे आने चाहिए? लाल। भाई यही तो कहता है प्रभावता का नियम। है? पर अगर यहां लाल आ गए तो ये प्रभावता का नियम होगा, और अगर ये लाल नहीं आए, ये आए पिंक कलर के, पिंक, इसका मतलब ये कैपिटल आर पूरी तरह प्रभावी नहीं है, अपूर्ण प्रभावी है। फिर बाद में जब इसी का क्रॉस इसी से कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर, तो फिर हमें मिल गया, ये रहा कैपिटल आर लाल मिला। फिर दूसरा हमें कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर हमें कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर हमें स्मॉल आर, ये हमें सफेद मिला, तो ये दो हमें गुलाबी मिले, तो 1:2:1। मैंने यही तो बोला 1:2:1, एक लाल, दो गुलाबी, एक सफेद। बोलो क्लियर? अब आप सबने सुना होगा भाई, क्या पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? अमूल दूध पीता है इंडिया, पढ़ा है? हॉलिस्टीन गाय देखी होगी आपने, गाय, या फिर अमूल का जब दूध लेते हैं तो उसकी जो पॉलिथीन होती है उस पर एक गाय का फोटो छपा रहता है, उस पर देखना होगा आपने, 2-3 कलर होते हैं उस गाय के अंदर बॉडी पर, वही होती है क्या? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। दो अलग अलग टाइप के कलर के नस्लों का क्रॉस करा दिया तो दोनों ने ही अपना अपना प्रभाव दर्शा दिया। ऐसे ही आपने देखा हो कभी कभी गाय के बछड़ा होता है, गाय का जो बच्चा होता है, गाय का छोटा बच्चा होता है, उसके कभी फोरहेड पर, सिर वाले पार्ट पर एक स्पॉट आ जाता है। क्या आ जाता है? स्पॉट आता है कि नहीं आता है? अब ये स्पॉट आता है तो ये स्पॉट को अपन लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो शिव जी से मान्यता ले लेते हैं, उसकी भोले बाबा से मान्यता ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कोडोमिनेंस था। क्या था? कोडोमिनेंस था। क्या था? कोडोमिनेंस। ऐसे देखे होगा कोई फीमेल डॉग होती है, तो फीमेल डॉग जो होती है ना, फीमेल डॉग जो होता है, उस फीमेल डॉग के जब बच्चे होते हैं तो उनमें भी अलग 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 कलर के कुछ 2-3 हो जाते हैं, वो भी क्या है? कोडोमिनेंस है। तो मवेशियों में त्वचा का रंग, मवेशियों में त्वचा का रंग, मवेशियों में त्वचा का रंग, कोट कलर इन कैटल्स, कोट कलर इन कैटल्स। ऑल क्लियर? अब एक और बात सुनिए, अब एक और बात सुनोगे क्या? कि पिता का ब्लड ग्रुप है ए, पिता का ब्लड ग्रुप है ए और माता का ब्लड ग्रुप है बी, तो क्या बच्चे का ए भी नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ए ने भी अपना इंपैक्ट दर्शाया, बी ने भी दर्शाया, और बच्चे में आ गया ए बी, तो कोडोमिनेंस हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब ए बी ब्लड ग्रुप, बोलो भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो मजे आ रहे हैं? बढ़िया रिवीजन हो रहा है? बढ़िया हो रहा है क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एक्स्ट्रा एग्जांपल और याद रखोगे, एंडालुसियन फाउल, एंडालुसियन
फाउल, मुर्गे होते हैं मुर्गे, एंडालुसियन मुर्गे। अगर कोई पूछे तो बोल देना ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण था। ठीक है भैया, ये बात क्लियर हो गई, हमारी समझ में आ गई। अब हमने देखा एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमें पता है सर डाई हाइब्रिड जो क्रॉस होता है, जैसे मोनो हाइब्रिड था वैसे डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड दो कैरेक्टर्स को लेकर के, क्रॉस, कितने कैरेक्टर को लेकर क्रॉस? दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस। आपने वो याद आ रहा होगा 116 खाने की टेबल बनाई होगी आपने, याद आ रहा है क्या? वो डाई हाइब्रिड क्रॉस ही था, छोटी क्लास में बनाया होगा, 10th में बनाया होगा, ऐसे बनाया होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। याद आ रहा है क्या ऐसा? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्रॉस करा के बनाया होगा 16 खाने की टेबल। ये डाई हाइब्रिड है। ये तो मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट बताता हूं, डाई हाइब्रिड की वजह से क्या निकला। डाई हाइब्रिड का रिजल्ट था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, इसका वही फिनोटाइप और जीनोटाइप 9:3:3:1, 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1, 122 412 121। कितने टोटल पौधा कितने बनेंगे? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16। तो इसको गिनो, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। इसका मतलब सही है। 1 और 2 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13 और 2 15 और 1 16। सही है। मजा आ गया साहब। अगर सर कोई ये पूछे कि बताओ यदि डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं होता तो कौन सा नियम नहीं होता, तो स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता। स्वतंत्र अपव्यूहन कहता क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन देखो मैं बताता हूं क्या है। ये एक पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी, ये सेकंड जनरेशन है। अगर ये पहली पीढ़ी में ये 3 लक्षण है, कितने करेक्टर हैं? 3। ये अकेला गया, ये भी अकेला गया, ये भी अकेला गया। इसी को बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र यानी रैंडम, अपव्यूहन जा रहे हैं बिना एक दूसरे को टच किए जा रहे हैं। एक क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं, बताओ एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 5। और दूर 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 बैठे हैं, क्या वो चीटिंग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो दूर दूर है। क्या वो एक दूसरे से बातें करेंगे? नहीं करेंगे। अब कुछ लोग मेरे से पता क्या कहेंगे, सर चीटिंग, चीटिंग में तो हमको गोल्ड मेडल हासिल है, कितनी भी दूर बैठा दो, हम रह ही नहीं सकते बिना चीटिंग करें, हम बात किए बिना रह ही नहीं सकते। भाई उस आइडियल कंडीशन को मत लाना बस। तो मैंने कहा एक रूम के अंदर, एक क्लासरूम में 5 बच्चे बैठे हैं, दूर 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 बैठे हैं, तो बताओ क्या वो पेपर में नकल करेंगे? नहीं करेंगे। यदि एक ही रूम के अंदर 100 बच्चे बैठा दिए जाएं, पास 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 बैठे हुए, तो बताओ आपस में एक दूसरे से चीटिंग करेंगे, बातें करेंगे। वही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम फेल। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है ये लक्षण गया, ये लक्षण गया, ये लक्षण गया, लेकिन ये लक्षण इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला। अगर लक्षण आपस में मिक्स हो गए, मिक्सचर करेक्टर्स हेरेडिटी, हेरेडिटी ऑफ मिक्सचर करेक्टर्स, मिश्रित लक्षणों की वंशागति को ही सहलग्नता कहा जाता है, जो कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद होती है। तो इसका अपवाद कौन हो गया? एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन हो गई सर
लिंकेज, लिंकेज नाम से ही क्लियर हो रहा है, लिंक हो गए आपस में, क्या हो गए, लिंकेज, लिंक हो गए आपस में, क्या हो गए, लिंकेज, लिंक हो गए आपस में। तो बताओ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद कौन होती है? जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो भैया, आज कमेंट करना बाकी रहना नहीं है। एक एक स्टूडेंट ये बता दो, हां सर अच्छे से समझ में आ गया, अब हमारी बात समझ में आ गई। यदि कोई एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और स्वतंत्र रूप से जाता है तो उसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ कहेंगे। यदि एक लक्षण दूसरे लक्षण से आपस में मिक्स होकर के जा रहा है तो उसे हम फिर सहलग्नता कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि आपसे बताओ मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद कौन है, तो सहलग्नता, लिंकेज है। कोई पूछे प्रभावता के नियम का अपवाद कौन है, तो प्रभावता के नियम का अपवाद है अपूर्ण प्रभावता और सह प्रभाविता। ठीक है, अब हमें यह बात तो समझ में आ गई, सहलग्नता का मतलब क्या है, यह तो हमारी समझ में आ गया कि करेक्टर आपस में मिक्स हो गए और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, तो हमें समझ में आ गया, इसी को सहलग्नता कहते हैं। अगर सर आप हमसे कहो कि भाई ये जो लिंकेज है, लिंकेज, लेकिन उस लिंकेज को पढ़ाने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें और पढ़ा लेता हूं। लिंकेज पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं मेरे साथियों, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस और बैक क्रॉस। देखो मेरे राजा बाबुओं, बैक क्रॉस का मतलब क्या है, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, स्मॉल टी। हमारे पास पहली पीढ़ी क्या आई, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब हमारी इतनी तो समझ में आ रही है, बैक क्रॉस, बैक का मतलब या तो ये वाला बैक हो सकता है या ये वाला बैक हो सकता है। अगर ये वाला बैक हुआ तो इसको बोलेंगे आउट क्रॉस। क्या बात है यार फौजदार सर, इंसान तो तुम बहुत बढ़िया हो, एक बार में क्लियर कर देते हो माइंड में कि F1 पीढ़ी का अगर समयुग्मजी प्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाए तो इसको बोलते हैं आउट क्रॉस। अगर F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से कराया जाए, समयुग्मजी अप्रभावी जनक से कराया जाए, तो टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कोई बोलते हैं परीक्षार्थ संकरण, परीक्षार्थ संकरण। हां सर ये काफी बार हमने क्वेश्चन में सुना है। अब हमसे पूछा जाएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकरण के टेस्ट क्रॉस का रेशियो बताओ, टेस्ट क्रॉस का अनुपात बताओ, रेशियो बताओ। तो हमें पता है 1:1 आता है, मतलब ये कहना चाह रहा है इसका गुणा इससे करो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, हमने गुणा किया, पहला आया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरा आया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर तीसरा आया स्मॉल टी, फिर चौथा आया स्मॉल टी। आप तो कह रहे थे 1:1 आएगा, यहां तो 2:2 आता है सर, 2 1 जैसे, लेकिन मेरे प्यारे राजा बाबू ये एक कट गया, सिंपलीफाई किया, 2 से 2 कट गया, 1:1 आ गया। क्या आ गया, 1:1 आ गया। तो सर मोनो हाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या है, 1:1। अगर कोई हमसे यही पूछ ले कि डाई हाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, तो डाई हाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस का रेशियो कुछ नहीं होगा, हम तो अपनी खुद की गणित लगाएंगे सर। 1:1 मोनो हाइब्रिड का है, मोनो हाइब्रिड गुणा मोनो हाइब्रिड, और आ गया भैया डाई हाइब्रिड। लो सर, ये भी तुम हमसे क्वेश्चन पूछोगे और हमसे ऐसा सिंपल क्वेश्चन, तो ये हो गया आपके डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का रेशियो, ये हो गया आपके मोनो हाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस का रेशियो, ये हो गया आपका टेस्ट क्रॉस, ये हो गया आपका आउट क्रॉस, और दोनों के साथ चल रहा है तो ये हो गया बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस के ही दो रूप हैं,
आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अगर कोई हमसे पूछता है कि टेस्ट क्रॉस का यूज किस लिए किया जाता है, तो कभी भी कोई जीनोटाइप निकलवाए, कभी भी कोई जीनोटाइप निकलवाए, अननोन स्पीसीज हो, अज्ञात स्पीसीज है, किसी का भी अगर अनुपात निकलवाए जीनोटाइप, क्यों भटके मन बाबरे, क्यों तू रोता है, क्लियर, लो जी। तो कभी भी कोई जीनोटाइप ज्ञात करवाने के लिए पूछे, कभी भी जीनोटाइप ज्ञात करवाने के लिए पूछे, तो बताओ किस क्रॉस का यूज करते हैं, लो जी, टेस्ट क्रॉस का। आ गए मजे हैं? बोलो जय बाबा की। क्लियर है भाई। अब देखो सरकारी नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी तो भैया रसगुल्ला तो तुम्हें खिलाने पड़ेंगे। क्या खिलाने पड़ेंगे? रसगुल्ला। लेकर के आओगे या नहीं लेकर के आओगे? लेकर के आओगे या नहीं लेकर के आओगे, ये तो बता दो। नहीं लेकर के आओगे है ना? हाँ मुझे पता है तुम क्यों लाओगे भाई, हैं? लेकर के आओगे कि नहीं लेकर के आओगे, ये तो बता दो भाई। अब लेकर के आ गए तो भाई अच्छी बात है, देख लेना। नहीं तो हम खिला देंगे, तुम तो बस ये बता देना कि सर रिजल्ट आ गया। क्या आ गया? रिजल्ट आ गया और हम सेलेक्ट हो गए, बस इतना बता देना आप तो ठीक है। बाकी का हम ही देख लेंगे, बाकी का तो फिर हम देख लेंगे। तुम तो बस ये बता देना, हाँ सर सेलेक्ट हो गए, रिजल्ट आ चुका है और सिलेक्शन भी हो गया है, सिलेक्शन भी हो गया है, सिलेक्शन भी हो गया है। लो भैया, अब तुम तो खिलाओगे नहीं, तो हमने ही तुम्हें खिला दिए, ठीक है। तुमने तो खिलाए नहीं, हमने तुम्हारे लिए खिला दिए पर, ठीक है ना। अब हमने खिला दिए, तुमने तो खिलाए नहीं, तो इसलिए भैया ज्यादा अब मुंह से लार मत टपकाना। हमने आपको खिला दिए हैं, आप तो खिलाओगे नहीं, ठीक है ना। और इतने ही आपके लिए जिस दिन सिलेक्शन होगा इतने ही तैयार रहेंगे, इतने ही और तैयार रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको रिजल्ट आए उस दिन बस मुझे इस नंबर पर कॉल करके मुझे मैसेज छोड़ देना कि सर रिजल्ट आ गया है। अब बताओ, ठीक है जी, ओके। चलो चलें फिर आगे, चलें, ठीक है, आराम से, ओके जी। तो अब हमारी एक बात समझ में आ गई सर, ये क्रॉस भी समझ लिए। अब गुरुजी हमें एक बात बताओ, ये है लिंकेज, और तुमने इतने प्यारे तरीके से हमसे बताया कि लिंकेज का मतलब क्या है। तुमने कहा सह लग्नता, ओए होए होए, सह यानी साथ साथ, सह यानी साथ साथ, साथ साथ, साथ साथ, लग्नता यानी जुड़ करके जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? जुड़ करके। मतलब ये है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, ये है लक्षण। एक, दो, तीन, चार। इन भाई साहब ने क्या किया, इसके पास था बालों के लिए रंग, बालों का रंग, इसके पास था आंखों का रंग, आंखों, आंखों से हटाओ चश्मा, आंखों को मिलाने दो, आंखों का रंग ब्लू आइज। इसके पास था त्वचा का रंग, और इसके पास किसका था भैया, इसके पास भी बता दो। इसके पास और मान चलो कोई अदर करेक्टर था। अब भाई साहब ने क्या किया, इन चारों को जाना था अगली पीढ़ी में। इस भाई साहब, ये बहुत कलाकार था, इसने इससे पूछा, हाँ भाई कब जाओगे? तो बोले यार अभी जाना ही है, थोड़ी बहुत देर बाद मैसेज आ जाएगा ऊपर से। क्या लेकर के जा रहे हो? अच्छा, बालों के लिए रंग।
तुम? त्वचा के लिए रंग। उससे पूछना आंखों का रंग। अरे तू तो बता दे त्वचा का रंग। अरे तू बता दे अदर। अरे भाई तू बता बालों का रंग। भाई साहब वो चलो 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 चलो, मैसेज आ गया मैसेज आ गया मैसेज आ गया। अगली पीढ़ी में आ गए सब। अब भूल गए, अब भूल गए। भाई तेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था, तेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था, तेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था, तेरे पास। बस सहलग्नता। बताओ, भूल गए। सहलग्नता, सह यानी साथ साथ, साथ 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 साथ, लग्नता यानी गए, एक साथ जुड़ करके साथ साथ गए। इसके बारे में सबसे पहले बैटसन एवं पुनेट नाम के वैज्ञानिक ने बताया। बैटसन एंड पुनेट ने। और किसमें बताया? लेथाइरस ओडोरेटस में। लेथाइरस ओडोरेटस। अब ये लेथाइरस ओडोरेटस क्या होती है? मीठी मटर, स्वीट पी, मीठी मटर में बताया सबसे पहले। लेकिन लेकिन एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो किया वो टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने किया। इसलिए एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है टीएच मॉर्गन को। किसको? टीएच मॉर्गन को। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है टीएच मॉर्गन को। किसको कहा जाता है? टीएच मॉर्गन को। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है? टीएच मॉर्गन को। कैसा लग रहा है यार, बता तो दो। चलो तो आ जाओ फिर। स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, यही बात स्वतंत्र अभिव्यूहन है। लेकिन अपवाद की बात करूं तो सहलग्नता है। सहलग्नता, मिश्रित लक्षणों की वंशागति को सहलग्नता कहा जाता है। सर्वप्रथम सहलग्नता को बैटसन एवं पुनेट ने मीठी मटर लेथाइरस ओडोरेटस में बताया और इसे कपलिंग और रिपल्सन कहा। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के लिए दैट्स वेरी वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। बताओ किस किस को यह बात मालूम थी? नहीं थी सर, नहीं थी सर, नहीं थी, मालूम ही नहीं थी। अब बोलो। एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया, सर ये रैपिड रिवीजन बैच तो हर कोई कोचिंग चला रही है, तो सर ऐसा इसमें क्या होगा? आप लिखते हो कि ये बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं, आप सभी क्लास देख रहे हो तो उन सबको ये बताना कि ये रैपिड रिवीजन बैच जो फौजदार एकेडमी पर चल रहा है, ये बैच है या वास्तविकता में तैयारी का एक मूल मंत्र है, या फिर रियलिटी में एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। जो हमको नहीं आता है वो भी सिखा रहे हैं, जो हमको आता है उसको भी सही कर रहे हैं, और जो हम 2 महीना 3 महीना बचे हैं उसके लिए भी बेहतर से बेहतर करा रहे हैं। अब सहलग्नता को प्रायोगिक रूप से टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध कर दिया था। ड्रोसोफिला को चयन करने का कारण क्या था भाई? अरे तू तो नागिन सी लुगाई, तेरा बालम छोटा, ये रीजन था। मतलब क्या था? ड्रोसोफिला मादा थी, उसको अलग देख सकते हो, नर मक्खी को अलग देख सकते हो, तो नर और मादा में आसानी से पहचान कर सकते हो। नर और मादा में उसका जीवन काल छोटा था। अब भैया 1 सप्ताह के अंदर दूसरी संतति, फिर दूसरी संतति, तो भैया कम समय में ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो पा रहे थे, कम समय में ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो पा रहे थे। ठीक है। अब इजली कल्चर इन मीडियम, इसने ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना? क्योंकि ड्रोसोफिला को जल्दी से वृद्धि करा सकते हैं। इजली कल्चर इन मीडियम, उसका जीवन काल छोटा था, तनिक से दनी जीवित रहती थी। नर और मादा में आसानी से पहचान सकते हो, नर मक्खी को और मादा मक्खी को आसानी से पहचान सकते हो। बहुत ज्यादा संख्या में संतति उत्पन्न करते हैं, तो रिजल्ट देखने में कोई टेंशन नहीं थी। बहुत ज्यादा संख्या में संतति उत्पन्न करते हैं। अब तुमसे कोई पूछ ले कि ड्रोसोफिला को चयन करने के पीछे कारण क्या थे, तो चयन करने के पीछे के कारण बता देना भैया। फ्रूट फ्लाई को चयन करने के पीछे के कारण बता देना। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर तुम देखते हो टीएच मॉर्गन ने 2 क्रॉस कराए थे। अब ये दोनों क्रॉस एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये कहां दे रखे हैं? एनसीईआरटी में दे रखे हैं।
एनसीईआरटी लाइन है कि उन्होंने क्रॉस कराए थे, उन्होंने कहा कि एक तो है पेरेंटल, पैतृक, एक है रिकॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल, मतलब बिना पेरेंट्स वाले, इनको बोलते हैं नए लक्षण, नए लक्षण। अब तुम्हें एक बात बता दूं, इन्होंने दो क्रॉस कराया था, एक क्रॉस ये रहा, एक क्रॉस ये रहा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे अंदर 50% से ज्यादा नए लक्षण आ सकते हैं? क्या तुम्हारे अंदर 50% से ज्यादा नए लक्षण आ सकते हैं? क्या तुम्हारे अंदर 50% से कम माता पिता के लक्षण रह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सर इतना तो छोटा सा बच्चा भी जाने कि माता पिता से 50-50% आता है बच्चों के अंदर। तो मतलब पेरेंटल जो अनुपात है, पेरेंटल जो है वो 50% से ज्यादा ही हो सकता है, 50 से कम नहीं रह सकता। तो पैतृक संयोजन हमेशा दोनों क्रॉसों में देख लो 50 से ज्यादा ही मिलेंगे, लेकिन नए लक्षण कभी भी 50 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी, पुनर्संयोजनों की, पुनर्योजकों की फ्रीक्वेंसी कभी भी मोर देन 50 नहीं हो सकती है, मोर देन 50 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि माता पिता का 50% तो रहेगा ही रहेगा। अब 50 से परसेंट कितना भी हो सकता है, लेकिन 50% तो मिनिमम 50% तो माता पिता का रहेगा ही रहेगा। इसीलिए दोनों क्रॉसों में हमेशा 50% से ज्यादा का ही रिजल्ट आया है, लेकिन नए लक्षण कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इसलिए देखो, एक में 37.2, एक में 1.3। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तुमसे आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं महोदय, या फिर जो आरपीएससी की जो पेपर टीम है, जो पेपर बना रही है, वो बड़े ही स्मार्ट बंदे होंगे। वो क्या करेंगे, मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, हो सकता है देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि फौजदार सर इनको ऐसे पढ़ा रहे हैं और हमें क्वेश्चन पूछना है। तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये भी देख लो भाई, मैं बता रहा हूं, बना देना स्टूडेंट्स के लिए। वो क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ टीएच मॉर्गन ने जब 2 क्रॉस कराए थे, उनमें एक क्रॉस के अंदर रिकॉम्बिनेंस का परसेंटेज क्या है। मतलब एक क्रॉस के अंदर आपको प्रॉपर ऐसे याद करना पड़ेगा कि पेरेंटल का इतना है, रिकॉम्बिनेशन का इतना है, पेरेंटल का इतना है, रिकॉम्बिनेशन का इतना है। और फिर वो लाइन भी बना देंगे। फिर वो लाइन क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्वेश्चन तो आ गया, नोट कर लो भाई, 2026 के लिए नोट कर दो। हाँ भाई, पेपर टीम प्लीज ऑब्जर्व, हमारी मेहनत और स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन को उठा लेना भाई। तो क्या रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 50% से ज्यादा हो सकती है? मतलब रिकॉम्बिनेंट मतलब नॉन पेरेंटल। आंसर आएगा नहीं हो सकती है, आंसर आएगा नहीं हो सकती है। फिर हमसे कोई पूछ रहा है कि भाई सहलग्नता, लिंकेज का प्रिंसिपल क्या है, लिंकेज का प्रिंसिपल क्या है, लिंकेज का प्रिंसिपल क्या है? सहलग्नता का सिद्धांत मॉर्गन ने दिया। मॉर्गन ने क्या बताया कि संलग्नता दर्शाने वाले जीन संलग्न जीन कहलाते हैं, लिंकेज जीन कह दो भाई। लो सर ये तो सिंपल सी बात है। अरे फौजदार जी क्यों चिंता करते हो, जो संलग्नता दर्शाएगा उसी जीन को संलग्न जीन कहेंगे, जो जीन लिंकेज रिप्रेजेंट करेगा उसे ही लिंकेज जीन कहेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, लिंकेज जीन कहेंगे। अब लिंकेज जीन काउंट कैसे करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर राजा बाबू, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पूछे कि संलग्न समूह लिंकेज जीन निकालना है, तो हमेशा एक ट्रिक याद रखना, लिंकेज जीन निकालने के लिए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बोल देना बस, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मटर के अंदर 14 गुणसूत्र हैं तो लिंकेज जीन हो गए 7। जैसे किसी भी जीव में अगर 10 गुणसूत्र हैं तो लिंकेज जीन हो गए 5। तो अगुणित समुच्चय जो होता है, हैप्लॉइड ग्रुप जो होता है, वही लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो 7 लिंकेज ग्रुप हो गए। तो मटर के अंदर 2n बराबर 14, तो n बराबर क्या हो गया 7। तो आपको n बराबर बताना है, वही आपका लिंकेज जीन निकाल दोगे। बोलो भाई कैसा लग रहा है, बोलो भाई सिस्टम सेट है, अरे बोलो क्लियर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के लिए हर विद्यार्थी अगर वास्तविकता में एक सफलता सुनिश्चित करना चाहता है, तो मैं तो यह कह रहा हूं कि जरा
झलक देख लेना, बाकी का फील हो जाएगा कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी नहीं है। बोलो भाई, बोलो भाई, क्लियर? तो यहीं पर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, कुछ क्वेश्चन से पूछ लेता हूं। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। मैंने कहा मानव के अंदर 23 लिंकेज ग्रुप हैं, ठीक है भाई। चूहा में 21 है, चावल में 12 हैं, ड्रोसोफिला में 4 हैं, मस्का डोमिस्ट्रा में 6 हैं, नीरोस्पोरा में 7 है। प्रोकैरियोटिक सेल में संलग्न समूह बता सकता है कोई? प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, या फिर प्रोकैरियोटिक की जगह बैक्टीरिया कह दो। अब मान चलो बैक्टीरियम पूछ लिया भाई, अब भाई ध्यान दे ले भाई, तेरा ध्यान किधर है, तेरा टीचर तो इधर है। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन अगर हमसे आरपीएससी पूछती है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपने में, हाँ, तो सपने में नहीं देखना आप को, तो हकीकत में देखना है। ऐसे में देखना है हकीकत में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में संलग्न समूह की संख्या बतानी है। अब भाई सर ये तो तुमने हमें बता दिया कि लिंकेज ग्रुप कैसे निकालते हैं, ये तो तुमने बता दिया कि लिंकेज ग्रुप कैसे निकालते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता, किसी को मत बताना प्रोकैरियोटिक सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं, हमें ये बात पता ही नहीं है। ये टेक्निकल टीम वाले और सुन रहे हैं, आ जाओ तुम भी पढ़ लो। ये हंसने लग रहे हैं, यार ये हंस रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि तुमको मालूम नहीं है। इनको मालूम नहीं है ना, ये मेरे स्टूडेंट है भाई, इनको मालूम नहीं है ना, ये मेरे स्टूडेंट है। ये अभी बता देंगे आंसर, अभी देख लेना आंसर बता देंगे। हाँ भाई बता दो, एक देख ले कमेंट आ चुके हैं, एक सबके एक एक कमेंट आ चुका है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही तो गुणसूत्र है। अब क्या उसका अगुणित और क्या उसका द्विगुणित। अब जब अकेला पता नहीं था क्या, मजाक मत करो यार, एक ही तो गुणसूत्र होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1। अब यार क्या आधा करोगे इसका, क्या हैप्लॉइड और क्या डिप्लॉइड बनाओगे? करता करे ना कर सके पर गुरु करे सब होए, सातों दीपानु खंड में पर गुरु जैसा ना कोई, प्यारे गुरु जैसा ना कोई। ठीक है भाई, तो ये मारे स्टूडेंट हैं, कम नहीं है किसी से। संलग्नता वयुक्त क्रमानुपाती वन अपॉन जीरो के बीच की दूरी। एक क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं, दूर 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 बैठे हैं, नकल करने की संभावना ज्यादा होगी या कम होगी? दूसरी क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, थोड़ा पास पास बैठे हैं, नकल करने की संभावना ज्यादा होगी कि कम होगी? 5 क्लास वाले में, 5 बच्चों वाली क्लास में नकल की संभावना ज्यादा है या 20 वाली में? जो जितने पास पास हैं वहां पर ज्यादा है नकल की संभावना, या जो जितने दूर दूर है वहां पर ज्यादा है? तो जहां पर नकल की संभावना ज्यादा है वहीं पर संलग्नता ज्यादा है, क्योंकि वो आपस में बातचीत करेंगे, नकल करेंगे, नकल करेंगे, बातचीत करेंगे। इसका मतलब कि जीनों के बीच की दूरी यदि ज्यादा है, दूर 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 है, तो नकल नहीं कर सकते, संलग्नता कम होगी। अब मान के चलिए ये एक गुणसूत्र है और ये बी गुणसूत्र है, इस पर जीन है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इस पर जीन है, ये रहा, ये रहा। तो बताइए ए गुणसूत्र की संलग्नता ज्यादा दर्शाएगा या बी ज्यादा दर्शाएंगे? कौन से ज्यादा दर्शाएंगे? सर ये संलग्नता पहले कभी नहीं आती थी, सच बता रहे, सच बता रहे सर, वास्तव में ये संलग्नता कभी नहीं आती थी हमको, लेकिन आज तुमने ये पढ़ाते तो कितना और मजा आता। तुमने रैपिड रिवीजन में ही इस तरीके से पढ़ा दी कि हमें तो लग ही नहीं रहा कि हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, समझ रहे?
रिजल्ट का इंतजार है बस मुझे इनका, सत्य बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे, बहुत बेहतरीन। ये थोड़े से बस डर जाते हैं। अब पता है क्यों डर रहे हैं? अब ये डर रहे हैं फर्स्ट पेपर पढ़ूं सेकंड पेपर पढ़ूं, फर्स्ट पेपर पढ़ूं सेकंड पेपर पढ़ूं। जैसे ये सेकंड पेपर पे आते हैं फिर इनको लगता है फिजिक्स पढ़ूं केमिस्ट्री पढ़ूं बायो पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं केमिस्ट्री पढ़ूं बायो पढ़ूं। इसीलिए अब ये सब सोच रहे हैं कि यार पहले बायो के 50 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन तैयार कर लें पहले, फिर केमिस्ट्री के 25 से 30 क्वेश्चन तैयार करें, फिजिक्स में 5-7 क्वेश्चन तो तैयार करेंगे ही करेंगे। उसके लिए मैंने इनको रामबाण बता दिया है, एक तरीका बता दिया है। 5 से 10 क्वेश्चन के लिए एक तरीका इनको बता रखा है, वो है मास्टर बैच फिजिक्स का। केवल 35 से 40 वीडियो है, केवल 35 से 40 वीडियो है फिजिक्स की, और 10 प्लस क्वेश्चन पक्का कंफर्मेशन से मैं कह देता हूं कि वहां से आप बना दोगे। पर मैंने जो बच्चा मेरे से पूछता है मैं उसी को सजेस्ट करता हूं, बाकी का मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं उस विषय में। तो एक क्रोमोसोम पर लिंकेज ज्यादा होगी क्योंकि पास पास है, जीनों के बीच की दूरी कम है। यहां एक की तुलना में लिंकेज कम होगी क्योंकि जीनों के बीच की दूरी दूर दूर है। तो जीनों के बीच की दूरी ज्यादा, ज्यादा तो लिंकेज कम, तो जीनों के बीच की दूरी ज्यादा तो यहां पर लिंकेज कम, जीनों के बीच की दूरी कम तो यहां पर लिंकेज ज्यादा। ओए हुए, ये क्या आ गया? अभी तक तो लिंकेज पढ़ रहे थे, अब ये कंप्लीट और इनकंप्लीट आ गई। क्यों टेंशन कर रहे हो? क्यों टेंशन कर रहे हो? मैं बैठा तो हूं भाई, अरे मैं बैठा हूं, टेंशन क्यों कर रहे हो? ये कंप्लीट लिंकेज क्या है ये भी बता दूंगा अभी, लो बता दी चलो। यहां क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से यहां पर जो पेरेंट वाले करेक्टर है वही हो जाएंगे, नए लक्षण आएंगे ही नहीं। नए लक्षण नहीं आए तो मतलब नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बने तो ये पूर्ण संलग्नता हो गई, और पेरेंटल के साथ साथ नॉन पेरेंटल भी बन गए तो ये इनकम्प्लीट हो गई। अरे पूरी तरह माता पिता वाले हैं तो कंप्लीट, थोड़े बहुत कुछ साइड में और आगे नए आ गए कुछ। कभी कभी देखा होगा आपने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो माता पिता से थोड़े से डिफरेंट चले जाते हैं। हे, ये तो अपनी बुआ पे गया, ये तो अपने ताऊ पे गया, ये तो अपने मौसी पर गया, ये तो अपने नाना पर गया, ऐसे भी आते हैं ना कुछ। इनकम्प्लीट, कंप्लीट में तो पूरी तरह नॉन पेरेंटल होगा ही नहीं कुछ भी। समझ रहे हो? क्या बात है यार, तुम लोग तो सीख गए भाई साहब, अल्ट्रा प्रो हो गए तुम तो यार, गजब गजब। तुमने धज्जियां उड़ा दी आज की क्लास की, तो मजा डाल दिया यार। आरपीएससी मजाक भी करे तुम्हारे साथ तो भी तुम तैयार रहोगे। क्वेश्चन कैसे भी पूछे, जरूरी नहीं है, कंसेप्ट चीजें क्लियर होनी चाहिए, बाकी का तो हम देख लेंगे गुरुजी। ओके, तो अब ये पूर्ण संलग्नता कहां पाई जाएगी? मादा रेशम कीट में और ड्रोसोफिला में कुछ लक्षणों में। अपूर्ण कहां पाई जाएगी? मक्का के पौधे में बीज का रंग तो बीज की आकृति, मीठी मटर के पुष्प का रंग, ये सब अपूर्ण संलग्नता और पूर्ण संलग्नता। आ जाओ, गुणसूत्रों पर संलग्न जीनों की व्यवस्था। होए होए होए, दैट्स न्यू, बिल्कुल न्यू है, न्यू लॉन्च हुआ है भाई, न्यू लॉन्च हुआ है, बहुत इंपोर्टेंट है। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना कि ये पहली बार है या ये दूसरी बार है या ये बहुत पहले से पढ़ रहे, बताओ भाई, कौन कौन ये बात बता सकता है कि सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट, गुणसूत्रों पर संलग्न जीनों की व्यवस्था, लिंक्ड जीनों का अरेंजमेंट क्रोमोसोम्स पर। सिस अरेंजमेंट का मतलब क्या है? सिस अरेंजमेंट को बोलते हैं गेमेटिक कपलिंग, गेमेटिक कपलिंग, और ट्रांस अरेंजमेंट को बोलते हैं गेमेटिक रिपल्सन,
गेमेटिक कपलिंग का मतलब क्या है? सिस अरेंजमेंट, ये एक और ये एक, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये है सिस अरेंजमेंट। ट्रांस में क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, मतलब ट्रांस सिस। यार सर, इसको तो गुरुजी कभी कभी भूल भी सकते हैं। पहले तो तुम थोड़ा सा ऐसे बताओ, ये डायग्राम नहीं हो तो ये लगाना आर टी, आर टी रिपल्सन, टी यानी ट्रांस, और सी सी, अब तो याद हो जाएगा, सी यानी सिस, सी यानी कपलिंग, गैमेटिंग कपलिंग सिस, टी से ट्रांस और आर से रिपल्सन, आर टी। तो रट लो, रट लो, लो जी, रा से रिपल्सन, टी से ट्रांस, रट लो, और ला से लिंकेज, रट लो। तो रिपल्सन ट्रांस लिंकेज, और सी सी, सी सी लो सिस कपलिंग लिंकेज। अब नहीं भूलेंगे, अब नहीं भूलेंगे, अब नहीं भूलेंगे, अब नहीं भूलेंगे। ओए होए, ये क्या है गुरुजी? संलग्न जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, मान लिया संलग्न जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में इस हिसाब से सीधे 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 पाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय, अच्छा इसके बारे में है, क्रॉसिंग ओवर को ही जीन विनिमय कहते हैं। ओके ठीक है सर, क्रॉसिंग ओवर तो कुछ ऐसा लग रहा है, दो गुणसूत्रों के बीच में जीनों का आदान प्रदान। अर्धसूत्री फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, पैकाइटीन और पिपरावस्था में क्रॉसिंग ओवर देखा जाता है। ओके सर, यहां से कोई क्वेश्चन आया तो नहीं छोड़ेंगे। हमसे किसी ने पूछा कि क्रॉसिंग ओवर कहां देखा जाता है, तो हम कहेंगे अर्धसूत्री फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, पैकाइटीन और पिपरावस्था में होता है। ओके सर। और सर नोट और लिख रही है, क्या इस नोट को भी याद करना है? बिल्कुल करना है। संलग्नता को क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। अब हम समझ गए, अब हम समझ गए, वो दूर 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 थे, मतलब वो गुणसूत्र जो थे, वो जीन जो थे, वो पास 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 थे, संलग्नता थी। आपने बीच में उन सबको हटा दिया, ए चलो तू इधर चल, तू इधर चल, तू इधर चल। जैसे ही टीचर आया क्लास में, बच्चे नकल कर रहे थे, बच्चे नकल कर रहे थे, टीचर आ गया, टीचर ने उसके बालों को पकड़ा, चल इधर, इसके बाल को पकड़ा, तू इधर चल, तू इधर चल। तो टीचर कौन हुआ? टीचर हुआ क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। तुम नकल कर रहे थे, तुम कौन थे? संलग्नता। तो संलग्नता को क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। तो सर ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र दोनों एक जैसे गुणसूत्र थे, ये इस गुणसूत्र के सिस्टर क्रोमेटेड, ये इस गुणसूत्र के सिस्टर क्रोमेटेड, लेकिन ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य समजात गुणसूत्रों के असमजात क्रोमेटिड्स के मध्य जीनों का आदान प्रदान। इसके जीन इधर गए, इसके जीन इधर आए, इसके जीन इधर आए, इसके जीन इधर गए। तो समजात गुणसूत्रों के असमजात क्रोमेटिड्स के मध्य जीनों का आदान प्रदान। अब ये दो गुणसूत्र हैं, तो ये बाइवेलेंट कंडीशन हो गई, पूरे को बाइवेलेंट। और चार, एक दो तीन चार, टेट्राड कह दो, तो बाइवेलेंट को ही टेट्राड कह सकते हो। एक गुणसूत्र होता तो मोनोवेलेंट कह देते, डायड कह देते। ये कैसा लग रहा है, एक बार बता तो दो यार। मजे तो आ रहे हैं ना आप लोगों को? बढ़िया, एकदम गजब लग रहा है ना, गजब लग रहा है ना, गजब। तो क्रॉसिंग ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 लिंकेज, सही बात है सर। अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, मास्टर आ गया क्लास में, तो लिंकेज कम हो जाएगी। यार ये तो गजब ट्रिक है सर, मास्टर क्लास में आ गया, नकल कम, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा। क्रॉसिंग ओवर कौन है? मास्टर। तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी अगर 10% है, तो इसका मतलब है कि जीन के बीच की दूरी भी कितनी है? 10 सेंटीमोर्गन है। और इसका मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी 10% है। यार गजब, सो नाइस कंसेप्ट,
आरपीएससी बायोलॉजी का बहुत ही प्यारा कंसेप्ट हो सकता है, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए देखना, बहुत ही प्यारा हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी यदि 10% है तो तुमसे पूछे जीनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो कहना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमॉर्गन। कोई पूछे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी 10, तो मतलब ये तीनों चीजों की इक्विवेलेंट वैलेंसी है, इक्विवेलेंट है। क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बराबर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बराबर बीच की दूरी, तीनों बराबर हैं। बोलो क्या कोई क्वेश्चन गलत होगा तुमसे? बोलो क्या कोई क्वेश्चन गलत होगा तुमसे? नहीं होगा सर। सर नहीं होगा, क्यों टेंशन करते हो सर? सर क्यों टेंशन कर रही? नहीं होगा मतलब नहीं होगा सर। ये गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। ये रहा गुणसूत्र। अब इस गुणसूत्र पर यहां जीन है, यहां जीन है, यहां जीन है। तो गुणसूत्रों पर जीनों का पता लगाने के लिए जेनेटिक मैप, क्रोमोसोमल मैप या जीन मैप, इसकी हेल्प से जीन की पोजीशन मालूम चलती है। इसको बनाया किसने था? स्टुरवेंट ने बनाया। स्टुरवेंट कौन था? टीएच मॉर्गन का शिष्य थे। तो टीएच मॉर्गन का शिष्य था अल्फ्रेड स्टुरवेंट, जिसने जेनेटिक मैप, क्रोमोसोमल मैप या जीन मैप बनाया था। इस जीन मैप की जो इकाई होती है वो सेंटीमॉर्गन होती है। क्या? सेंटीमॉर्गन। लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल होगी तो सेंटीमॉर्गन लगाना है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगी तो आपको मैप यूनिट लगाना है। सर ताली आप लोगों के लिए यार, पहले तो ताली। इतनी गजब चीजें बता रहे हो यार कि इसकी हेल्प से जीनों की पोजीशन मालूम कर सकते हैं। इसी को जेनेटिक मैप कहते हैं, इसी को क्रोमोसोमल कहते हैं, इसी को जीन मैप कहते हैं। फिर आपने बताया कि इस जीन मैप, क्रोमोसोमल मैप या जेनेटिक मैप को बनाया किसने? स्टुरवेंट ने। फिर आपने ये बताया स्टुरवेंट कौन है? टीएच मॉर्गन का शिष्य था। फिर आपने बताया इस मैप की इकाई क्या है? इकाई सेंटीमॉर्गन है, पर वो कौन सी कोशिका के लिए? यूकैरियोटिक के लिए। इकाई मैप यूनिट है, पर वो कौन सी कोशिका के लिए है? प्रोकैरियोट्स के लिए। गजब, गजब, बहुत सुंदर। अगर सर हम भूल गए तो मैं बताता हूं ना। एम से मैप और एम से मोनेरा, और मोनेरा में कौन आता है? प्रोकैरियोट्स। माइंड तो तुम्हारा कलाकार है, 1 मिनट में लिंक बना देते हो, 1 मिनट में याद करने की ट्रिक ले आते हो हमारे लिए। अगर हम भूल जाते कि सेंटीमॉर्गन किसकी है, मैप यूनिट किसकी है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट, तो अब नहीं भूलेंगे। मां से मैप, मां से मोनेरा, और मोनेरा के सदस्य होते हैं प्रोकैरियोट्स। कैसे होते हैं मेरे प्यारे साथियों? प्रोकैरियोट्स। गजब, गजब यार। मिस यू यार सबको। जल्दी से आ जाओ यार, सिलेक्शन लेकर के सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाओ इस स्टूडियो में। इस आपकी प्यारी सी छोटी सी झोंपड़ी के अंदर आप सबका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। मिठाई में खिलाऊंगा आपको यार। आओ 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 आओ। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है आपको याद भी हुआ होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इसी के सेकंड पार्ट में मिलता हूं। तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, बाय।